जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट अपने सामने रखिए, असाइनमेंट अपने सामने रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ये जो क्वेश्चन थे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, रटे वाले क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इनमें कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई? नहीं। क्वेश्चन पार्ट बी, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट किसे कहते हैं? ऐसे ऑडिट को जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। यहाँ पे उसका फोकस ये नहीं है कि मुझे ऑडिट की डेफिनेशन बताओ, यहाँ पे जो अहम वर्ड है वो है स्टैट्यूटरी। तो अगर वो हमसे सिंपल कहता ना व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट, तो हम कहते हैं ऑडिट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच रीजनेबल एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। लेकिन यहाँ पे उसका फोकस ये नहीं है कि ऑडिट एक्सप्लेन करो, फोकस क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सप्लेन करो। तब हम उसे बताएंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। पार्ट बी, व्हाई मैनेजमेंट वांट टू प्रेजेंट बेस्ट व्यू ऑफ इट्स परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर्स। दो रीजंस होती हैं, हाँ जी, एक बोनस हासिल करने के लिए और दूसरा फियर ऑफ रिमूवल होता है, उसकी वजह से। सी में कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम? डी में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2 में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने स्टूडेंट्स को? हाथ से बताइए, हाथ उठा के। हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटेड एश्योरेंस एंड एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ए स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी हमने बताना है लिमिटेड एश्योरेंस और ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? रीजनेबल। दोनों को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करें? दोनों को डिफाइन कर दीजिए। लिमिटेड एश्योरेंस is moderate level of assurance which is expressed in negative form of conclusion, that is nothing has come to our attention. और reasonable assurance को कैसे define करेंगे? high but not absolute level of assurance which is expressed in positive form of conclusion, that is financial statements give true and fair view. simple differentiation हो गई, दोनों को define कर दिया हमने। फिर कह रहे हैं which assurance is provided in respect of a company's cash flow forecast. लिमिटेड एश्योरेंस आपको पता है फॉरकास्ट होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, उन पे हम लिमिटेड एश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में और कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा देखिए, जिनको इशू हो वो सिर्फ हाथ उठाएं। अगर आप हाथ नहीं उठाते इसका मतलब है मुझे समझ लग जाएगी कि आपको कोई इशू नहीं है। मुझे अंदाजा लगाना होता है कि कितने स्टूडेंट को, एक सर्टेन अमाउंट हमने डिसाइड की होती है, अगर उस अमाउंट से ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो हमने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपने कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है ये नहीं बताना। ठीक है, अगर आपकी तरफ नो न्यूज इज गुड न्यूज। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बताएंगे इसका मतलब है आपको समझ आ गई, और बताना भी हाथ उठा के है। ठीक है जी, कह रहे इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एवरी एरर एंड फ्रॉड। क्या ऑडिटर हर एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जवाब है नहीं। ठीक है, वो हर एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कह रहा डिस्कस करें क्यों क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना लिख देना चाहिए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से, कि आगे उनको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। मार्क्स ज्यादा है, 6 मार्क्स है, मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन करने में मुझे कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? मेरे पास टोटल 7 है। नॉर्मली मार्किंग स्कीम ये बताती है कि एक लिमिटेशन का 1 नंबर होता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं प्रोबेबली इसमें 7 के 7 पॉइंट लिख दूंगा, ताकि अगर एक आधा मेरा गलत भी हो जाए तो एग्जामिनर उसको अल्टरनेट को चेक कर ले। 4 में और कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 5 में कितने स्टूडेंट्स को इशू है? अच्छा, 5 में वो कह रहा है कि व्हाई ऑडिट इज कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। उसने क्वेश्चन एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाले क्वेश्चन को दूसरे एंगल से पूछ लिया है। हमें पता है कि जब एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% होगी, 100 एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो फिर ऑडिट रिस्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑडिट रिस्क 0 नहीं होता, दूसरे लफ्जों में एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। वो कह रहा है कि बताइए क्यों, रीजन क्या है? अब क्या इनहेरेंट लिमिटेशन, क्या मुझे वो पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है? कोई नहीं, मुझे पॉइंट सिर्फ ये लिखना चाहिए ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ पॉइंट जरूर लिखने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स लेकिन कम है, 2 मार्क्स हैं,
तो इसमें मेरा ख्याल है मैं सारे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर 2-3 पॉइंट्स भी लिख दूं तो काफी है। लेकिन मुझे इनहेरेंट लिमिटेशंस के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन में 2-3 पॉइंट्स जरूर देने चाहिए। सिर्फ इतना लिख देना कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, शायद हाफ मार्क मिले, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स लेने के लिए हमें लिमिटेशंस को लिखना पड़ेगा। हाँ, सारी लिमिटेशन ना लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 तकरीबन एक ही, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 है ये तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस किस कहां पे है? मार्क्स, कंसेप्ट वही है मार्क्स का। तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट्स ज्यादा लिखने होंगे और 5 में पॉइंट्स कम लेकिन लिखने हैं, उससे पता चले हमें पता लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कितने स्टूडेंट को इशू है इसमें? 6 में कह रहा है गिव 4 एग्जांपल आइटम फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर विच काउंटिंग एस्टिमेट्स मे बी रिक्वायर्ड। तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें काउंटिंग एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, शाबाश आई कैप के ये और फेवरेट आई कैप वाला प्रोविजन फॉर लीगल केसेस। ठीक है, ये कुछ एरिया, इसके अलावा और भी एरियाज है, लेकिन 3-4 एग्जांपल बता दिया आपने, काफी 4 एग्जांपल उसने पूछे काफी। इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, सारे एरियाज नहीं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 7 में? वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एश्योरेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव एश्योरेंस का डिफरेंस बताएं। अब देखिए उसने टर्म चेंज कर लिए हैं, उसने लिमिटेड की बजाय वर्ड यूज किया नेगेटिव और रीजनेबल की बजाय वर्ड क्या यूज किया है? पॉजिटिव। अब अगर हमें अल्टरनेट टर्म्स भी याद है तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान। वो हमसे रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का डिफरेंस पूछ रहा है। आगे कह रहा है गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक की एग्जाम्पल भी दीजिए। अब पॉजिटिव एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेगेटिव एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? 2 एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी एक तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक फॉर कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, एग्जामिनेशन ऑफ फॉर कॉस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं कर रहा, वो उसके बाद आगे भी चल रहा है, कह रहा है स्टेट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ये लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट कौन सी है? इनहेरेंट लिमिटेशन। सम कह दिया, इसका मतलब है उसने हम पे छोड़ दिया कि जितनी मर्जी रीजन लिख दो। कितनी लिखनी चाहिए हमें? अब हमें जजमेंट लगानी पड़ेगी। उसने क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछी हैं, पहले डिफरेंस पूछा, फिर एग्जांपल भी पूछी और फिर उसके बाद लिमिटेशन भी पूछी। तो मेरा ख्याल है शायद डेफिनेशन क्या, मेरी जजमेंट है, डिफाइन करने के और एग्जाम्पल देने के शायद 2 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स हो गए और 2 मार्क्स होंगे लिमिटेशन के। तो मैं कोई कम अज कम 2 लिमिटेशन तो जरूर लिखूंगा, लेकिन टाइम हुआ तो मैं शायद तीसरी लिमिटेशन भी लिख लूं। लेकिन ये मेरी जजमेंट है। मे बी आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि 1 नंबर डेफिनेशन का है, आधा नंबर एग्जाम्पल का, 1 नंबर नेगेटिव एश्योरेंस की डेफिनेशन, आधा नंबर उसकी एग्जाम्पल, 1 नंबर पॉजिटिव एश्योरेंस की डेफिनेशन, आधा नंबर उसकी एग्जाम्पल, 3 और 3 नंबर हो गए लिमिटेशंस के। ऐसे भी आप बस ने हमें बताए तो नहीं ना मार्किंग, तो हमने अब खुद से जज करना और उस लिहाज से एक्सप्लेन करना। इसमें अब आपको लिमिटेशन से 3 कम से कम लिखनी चाहिए, टाइम हुआ तो एक आधी एक्स्ट्रा भी लिख देंगे। जी 7 क्लियर है? 8 में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम? नहीं, 9 में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? 9 में प्रॉब्लम है। 9 वो कह रहा है एन अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कौन सी होती है याद है? जिसमें वो ऑडिटर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो कहता है इज नॉट ए गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट। ये गारंटी नहीं होती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। यानी कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी, इसके बाद भी ऑडिट के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट हो। कह रहा है डिस्कस द रैशनल ऑफ दिस स्टेटमेंट, रीजन जस्टिफिकेशन दीजिए स्टेटमेंट की। पहले बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये करेक्ट है। ऐसा पॉसिबल है कि अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए, क्योंकि ऑडिटर सारी की सारी मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं करता।
मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होती हैं ऑडिट से, ऑल मिस स्टेटमेंट्स नहीं होते। आगे कह रहे हैं रीजनिंग दीजिए क्यों ऐसा है, मेरे लिमिटेशंस की वजह से। आप देखें इस चैप्टर में उसका सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उसने पूछे हैं पास्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में, और फिर कुछ 2-4 क्वेश्चन उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से पूछे। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट कोई प्रॉब्लम, बी में कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्लियर है। अच्छा अब इसने उसमें मार्क्स थोड़े ज्यादा है, उसने क्या एक्सप्लेन करें टर्म रीजनेबल एश्योरेंस, तो हमें सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करके एग्जांपल दे देनी चाहिए कि वो बाद में जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है वो भी लिखना चाहिए कि गारंटी नहीं है, मेरा ख्याल है वो भी लिखना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि मार्क्स ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 जी जी लेफ्ट। हाँ क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ये जहन में रखिए। अब वो कह रहा है हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द टर्म। उससे आगे दो ऐसी टर्म्स है जो टेक्निकल है, एक है रीजनेबल एश्योरेंस, एक है ऑडिट ओपिनियन। मैंने किस टर्म को एक्सप्लेन करना है, रीजनेबल एश्योरेंस को या ऑडिट ओपिनियन को? कैसे मुझे पता चला मैंने रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करना, ऑडिट ओपिनियन को नहीं करना? उसने उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। अच्छा और वो जो कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन, तो भाई रीजनेबल एश्योरेंस जो होती है वो सारी ऑडिट या ऑडिट ओपिनियन के कंटेक्स्ट में, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में ही होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें उसने कहा था स्टीवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। तो स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी बेसिकली कंसेप्ट ही कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। तो हम परेशान हो गए कि स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी तो पढ़ा इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी, ये नहीं पढ़ा, तो कंसेप्ट एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी है। ठीक है, याद रखें अगर आपने सारे सिलेबस तैयार किया हुआ है, सारे सिलेक्टिव स्टडी नहीं की, तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये नहीं सोचना कि शायद ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि आपने ये सोचना है कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन उसने अल्फाज कुछ चेंज किए हैं। ठीक है, अगर आपने सारी तैयारी की है, कोई सिलेक्टिव स्टडीज नहीं की, तो याद रखे एग्जामिनर को भी पता है कि जो स्टूडेंट सारी तैयारी करके आया है उसे कंसेप्ट पता है, उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे सेट करना है कि उस क्वेश्चन को उस स्टूडेंट को भी घुमाना है। वो कैसे घुमाएगा? वो उसी कंसेप्ट को जो आपने कई दफा पढ़ा हुआ है क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा, अल्फाज थोड़े से चेंज कर देगा। जैसे उसने देखें लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस तो आप बार बार पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ एक दफा पढ़ के छोड़ दिया। अब उसने क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव एश्योरेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि ये पता नहीं कोई ऐसी चीज थी शायद जो हमें पढ़ाई नहीं गई, लेकिन हालांकि अल्टरनेट टर्म्स अगर हमें पता हो तो हम आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो याद रखें इस तरह की एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज से हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये जहन में ना कभी आए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने कवर ही नहीं किया हुआ। ठीक है, आपका सिलेबस देखिए हमने देखा हुआ है, इंशाल्लाह आपका सिलेबस सारा कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सारे सिलेबस को फिर आप भी याद करें, उसमें से भी आप सिलेक्शन ना करें। क्वेश्चन नंबर 12, कितने स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है one of your clients Frozen Private Limited is a small organization which is not legally required to have an external audit. Frozen's managing director owns 75% of organization share capital. Explain the benefits to small organizations such as Frozen and their shareholders of voluntarily undergoing an external audit. देखें हमारे एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, एक कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन जो कि होता है रटे वाला क्वेश्चन, और एक होता है कंसेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन यानी केस स्टडी, जिसमें हमने जो कुछ सीखा है, जो याद किया, उसको एज इट इज अप्लाई नहीं करना, सिचुएशन के लिहाज से हमने कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। एग्जाम में जब कभी कोई भी क्वेश्चन, आपने सबसे पहले दो डिसीजन करने हैं, दो डिसीजन। पहला डिसीजन ये करना है आपने कि ये रटे वाला क्वेश्चन है या केस स्टडी है, और दूसरा डिसीजन ये करना है कि ये किस चैप्टर का है। अगर ये दो डिसीजन आपके सही हो गए तो समझ लीजिए कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हालांकि अभी आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखा, लेकिन टेक्निकली 50% क्वेश्चन नॉक आउट हो जाता है जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के दो डिसीजन कर लेते हैं। पहला डिसीजन क्या है
रटे वाला क्वेश्चन है कि केस स्टडी, और दूसरा डिसीजन क्या है, किस चैप्टर से। अच्छा, अब देखें रटे वाले क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, उसने सीधी स्टेटमेंट दी होती है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पूछता है हमसे एक लाइन में सीधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे एक एक लाइन के है, सीधा उस कोई कहानी नहीं सुना रहा हमें, सीधा रिक्वायरमेंट हमें दे रहा है। ये है हमारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे केस स्टडीज है। इसमें देखिए उसने कहीं पे भी आपको एक लाइन में रिक्वायरमेंट नहीं दे के खत्म कर दी बात। पहले उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कम से कम 2 पैराग्राफ हैं, एक में उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है और फिर उसके बाद उसने हमें रिक्वायरमेंट दी है एंड पे। देखिए ऐसे ही है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पहले इंफॉर्मेशन दी, बाद में रिक्वायरमेंट। उसने पहले पैराग्राफ लिखा, इंफॉर्मेशन दी हमें, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहले उसने इंफॉर्मेशन दी, एक पैरा दिया, आखिरी लाइन में उसने रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, आखिरी सेंटेंस में रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, पैरा दिया, एंड में रिक्वायरमेंट। यह है केस स्टडी की पहचान। ठीक है कि हमें पहले कुछ इंफॉर्मेशन देगा, पैराग्राफ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी। और रटे वाले क्वेश्चन में सीधी रिक्वायरमेंट पूछेगा। ये 2 तरह के, समटाइम्स वो क्वेश्चन ऐसा सेट करता है जो देखने में लगता है केस स्टडी, असल में वो रिप्रोडक्शन का रटे वाला क्वेश्चन होता है। यानी कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें देता है, एक आधी लाइन की, 1-2 लाइनों की, और फिर रिक्वायरमेंट देता है। लेकिन रिक्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आप अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मिटा भी दे तो रिक्वायरमेंट से आपको पता चल जाता है आपने क्या लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 वैसा है। पहली नजर में देखने में आपको लगेगा शायद ये केस स्टडी है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट में उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक, इसमें देखें पहले उसने इंफॉर्मेशन दी, प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, 75% शेयर्स को ओन करता है। लेकिन अगर आप इस सारे को हटा भी दें और सिर्फ रिक्वायरमेंट के ऊपर आए, explain the benefits to small organizations such as Frozen and their shareholders of voluntarily undergoing an external audit। कि भाई रजाकाराना तौर पे अगर वो ऑडिट करवाते हैं ये स्मॉल कंपनीज जिनके लिए ऑडिट करना रिक्वायर्ड है, तो उन्हें क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा होगा? बेनिफिट्स लिखने हैं, रिप्रोड्यूस कर देंगे सारे बेनिफिट्स। क्या ये क्वेश्चन केस स्टडी वाला क्वेश्चन था? नहीं था। क्लियर होगी ये बात कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को हमने जब पढ़ना है एग्जाम में तो 2 डिसीजन क्या करने हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन है या रटे वाला, और दूसरा डिसीजन क्या करना है, कौन से वाले चैप्टर का। आगे चलते हैं हम। केस स्टडीज 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब सुने, एग्जाम, क्या ये क्वेश्चन को देख के आपको ये पता चल रहा है कि ये एक केस स्टडी है? चलिए, जाहिर है चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन उसी का होगा चैप्टर 1। तो मुझे ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी केस स्टडी आए आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़ना है। जब भी केस स्टडी आएगी सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़ना है। रिक्वायरमेंट से आपको अंदाजा हो जाता है कि उसने पूछा क्या चीज है। रिक्वायरमेंट से एक तो हमें चैप्टर का भी अंदाजा हो जाता है किस चैप्टर का है, और दूसरा उस चैप्टर में क्या चीज पूछ रहा है। जब रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका माइंड असल में प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, रिक्वायरमेंट आपके माइंड को पता है क्या है, आपका माइंड, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आपका माइंड उस रिक्वायरमेंट को सामने रख के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अलग-अलग कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट को सामने रख के। अगर आप पहले रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा तरतीब से जैसे वो क्वेश्चन है वैसे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन तो आपके सामने आ रही है, लेकिन आपको नहीं पता रिक्वायरमेंट के लिहाज से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इररेलिवेंट है। इसलिए जब कभी केस स्टडी सामने आए, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना। रिक्वायरमेंट से हमारे वो 2 डिसीजन हो गए, एक तो ये पता चल जाता है हमें कि केस स्टडी है कि रटे वाला क्वेश्चन, और दूसरा हमें चैप्टर का पता चल जाता है। थोड़ी सी आगे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो केस स्टडी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये केस स्टडी।
ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस चैप्टर में से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट पार्टनरशिप शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट एन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है बताओ कि इस केस में, इस इंफॉर्मेशन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए इस क्लाइंट का, और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए इस क्लाइंट का। अच्छा मुझे बताइए, मुझे एक ही लाइन में लिख दें, जैसे जैसे फैक्टर्स आए लिख देना चाहिए इस फैक्टर की वजह से ऑडिट होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए, या कि रिक्वायरमेंट को सामने रख के मुझे पता उसने दो तरह की इंफॉर्मेशन मांगी है, मैं पहले हेडिंग दूं वो फैक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, फिर हेडिंग दूं वो फैक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेकंड, उसे क्लियरली डिफरेंशिएट करना, ये वाले मिक्स खिचड़ी नहीं पकाने। अलहदा जो फैक्टर्स सजेस्ट करते हैं ऑडिट होना चाहिए वो अलहदा हेडिंग देके लिखने हैं, और जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए वो अलहदा हेडिंग देके लिखना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में वो हमें किसी फैमिली ओन्ड बिजनेस की बात कर रहा है, कहता है कि वो 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से एक जो है वो घर बैठा हुआ है, बाकी बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस में उन्होंने अभी तक तो लोन नहीं लिया, लेकिन आइंदा अब उन्हें चूंकि ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि बैंक से लोन लें। किस तरह की इंफॉर्मेशन है समझ? जी आप बताइए मेरे भाई, आपके ख्याल में इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है कि पार्टनरशिप इसको ऑडिट करवाना चाहिए? नहीं मेरे भाई आप नहीं बता सकते, जी आप बताइए। अच्छा अब पढ़ना शुरू किया है मेरे भाई ने, तो बताइए कौन सी ऐसी रीजन है। हाँ बता दे क्या आइडेंटिफाई किया, पता चले सही आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। क्या रीजन आपने लिखी है? हाँ बिल्कुल, अगर बैंक से बारो करना चाहती है तो फिर इससे ऑडिट करवाना होगा, क्योंकि बैंक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, वो तो कहेगा ऑडिट करवा के मुझे लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बगैर लोन थोड़ा ही देगा। शाबाश जी, और बताइए और कोई रीजन आपको नजर आई क्वेश्चन में जिसकी वजह से लगे कि ऑडिट होना चाहिए? अगर पार्टनर्स चाहें, नहीं इसमें कोई ऐसी रीजन जिसे लग रहा हो, और कोई रीजन? देखिए एक पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर, आपने पढ़ा होगा लॉ में स्लीपिंग पार्टनर, जो कि बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उससे लगेगा कि यार मैं तो घर में बैठा हूं, बिजनेस में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट हो लेकिन मुझे आगे ये शो करवा देते हैं कि लॉस है। तो उसकी तसल्ली के लिए क्या जरूरी है कि नहीं कि ऑडिट करवाया जाए? अब ऑडिट कराएंगे उसकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स उसने हमें बताए जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए। अच्छा मेरा ये ख्याल है कि मैंने जितने भी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पढ़े हैं वो सारे छाप दूं, वो सारे ही बता रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि केस स्टडी है, केस स्टडी का असूल होता है, याद रखें केस स्टडी अटेम्प्ट करने का, एक तो मैंने आपको बताया ना रिक्वायरमेंट पढ़नी है और चैप्टर का अंदाजा लगाना है, ये तो हर एक के लिए रूल है ना। एक दूसरा असूल है सिर्फ केस स्टडी के लिए कि केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जा, अगर आप गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर जाएंगे तो वो केस स्टडी नहीं, वो रटे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, केस स्टडी का असूल क्या है? जितनी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर। क्या मुझे इसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस वाला पॉइंट ऐड करना चाहिए कि अगर ये ऑडिट करवाएंगे तो इन्हें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल पता चल जाएंगे? नहीं, उसने क्वेश्चन में कहीं इंटरनल कंट्रोल का जिक्र ही नहीं किया, मुझे वो डिस्कस नहीं करना। बैंक लोन का किया वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो केस स्टडी का दूसरा ये लिख लें इसको कि केस स्टडी का असूल, पहला असूल एग्जाम का लिखें कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है केस स्टडी है कि रटे वाला क्वेश्चन है, और दूसरा किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा असूल लिखें कि केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, वरना वो केस स्टडी नहीं, वो रटे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन दी है उसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना। नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, जी आप बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सजेस्ट करता है कि ऑडिट की जरूरत नहीं है? ओनर जो है अगर वो खुद लोन लेते हैं, अगर वो बैंक से लोन नहीं लेते तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
और कौन सा फैक्टर है जी? शाबाश, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ स्टैट्यूटरी रेट, इसलिए ऑडिट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरा फैक्टर भी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ आ जाएगा शायद आपको, कि पार्टनर जो ओनर्स हैं सारे के सारे खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू वाला, वो राइज नहीं होगा। ओनर्स अब अपने आप के साथ खुद थोड़ी फ्रॉड करेंगे, वो तो जब किसी दूसरे को रखते थे तब रिस्क होता था कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बेच सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, 4 मार्क्स है मेरा ख्याल है, उसने 2 रीजंस जो है वो इस सजेशन की होंगी कि ऑडिट करवाना चाहिए, और 2 इन फैक्टर्स की होंगी कि ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर जी भाई? नहीं, 4th ब्रांच के लिए ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, वो तो अभी ओपन हुई ही नहीं है ना, ठीक है, वो तो अभी फ्यूचर में होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्लियर? 2 में आते हैं। 2 में क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्ट्स कुछ इस तरह के, वो कह रहा है कि जी डायरेक्टर्स ने एक बंदे को अपॉइंट किया है और उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारा ऑडिट करके तो रिपोर्ट हमें दीजिए। कह रहा है बताइए ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है कि नहीं? एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं। क्यों एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है? इसमें एक एलिमेंट जो है 3 पार्टी रिलेशनशिप वाला वो प्रेजेंट नहीं, सिर्फ 2 पार्टीज हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करें, रिपोर्ट डायरेक्टर को ही जाने, शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं इसमें, तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप पूरा नहीं होता इसमें, इसलिए ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तो कौन सी एंगेजमेंट है? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और आपने अगर वो एक प्रीवियस लेक्चर में हमने वो 2 चाबी गवर्नेंस को डिस्कस किया था, वो अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो पता होगा आपको कि इस तरह के बंदे को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? इसमें क्या एग्जाम में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कि उसकी रीजनिंग भी बताएंगे? रीजनिंग भी बताएंगे, ठीक है। नॉन एश्योरेंस क्यों? 3 पार्टी रिलेशनशिप नहीं है जी जी, हाँ जी बिल्कुल, एक रीजन एक ही है ना, 3 पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। रिपोर्ट डायरेक्टर्स को ही दी जा रही है, शेयर होल्डर्स को नहीं दी जा रही। हाँ तो ये वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ आप। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक स्टेटमेंट दिया, कह रहा है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अनमोडिफाइड रिपोर्ट। कह रहा है अनमोडिफाइड रिपोर्ट है, यानी जिसमें ऑडिटर कहता है ठीक है काम। ओन ए प्रॉफिट फॉर कॉस्ट, प्रॉफिट फॉर कॉस्ट को अंडरलाइन कीजिए। बताइए आगे जो एश्योरेंस आने वाली है रीजनेबल होगी, लिमिटेड होगी? अगर आगे कुछ भी ना बताता हमें फिर भी पता होता, लेकिन फिर भी उसने कहा शायद किसी ने ये एग्जांपल ना पढ़ी हो, उसने आगे स्टेटमेंट भी लिख दी। क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस सपोर्टिंग द assumptions, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast. स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय दिस स्टेटमेंट। लिमिटेड या मॉडरेट या नेगेटिव? क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, ये वही वो 2 in 1 3 in 1 वाला क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट के अंदर अगर एंड आ जाए तो नॉर्मली इसका मतलब होता है कि आगे दूसरी रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ and why it differs from level of assurance provided by an audit of its annual historical financial statements. How it is different? कैसे डिफरेंट है ये ऑडिट से? ये नेगेटिव फॉर्म में है, ऑडिट वाली पॉजिटिव फॉर्म में है। Why? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस तरह के जो नेगेटिव एश्योरेंस में हमारे प्रोसीजर्स कम होते हैं, और जो पॉजिटिव एश्योरेंस हम देते हैं ऑडिट है उसमें हमारे प्रोसीजर्स ज्यादा होते हैं। ऑडिट में हमारे प्रोसीजर ज्यादा, क्योंकि उसमें हमने रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने हैं, और रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस में हमारे प्रोसीजर्स कम होते हैं। क्लियर जी? जी नहीं, रीजनेबल की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसने हमें डिफाइन करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा है। देखिए मार्क्स है 3 और उसने रिक्वायरमेंट भी 3 पूछी है, इसका मतलब हमसे ब्रीफ आंसर चाह रहा है कि मुझे सिर्फ वो 2 हरफी बात बताओ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स 3, मार्क्स भी 3, इसका मतलब हर रिक्वायरमेंट का 1 नंबर होगा। तो एक हमने बता दिया लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन सा प्रोवाइड किया गया है, नेगेटिव या लिमिटेड। हाउ? नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। व्हाई? लेस प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड। खत्म कहानी।
सिर्फ प्रोसीजर का लिख दें कि लिमिटेड रिव्यू वाली असाइनमेंट्स में, एंगेजमेंट्स में हमारे प्रोसीजर कम होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे प्रोसीजर ज्यादा होते हैं। वो आपको याद है डायग्राम बना के हमने डिस्कस किया था कि जब रीजनेबल एश्योरेंस होती है तो उसके लिए एविडेंस ज्यादा चाहिए, एविडेंस ज्यादा चाहिए तो प्रोसीजर भी ज्यादा करने पड़ेंगे, और अगर लिमिटेड रिव्यू है तो उसके लिए एविडेंस कम चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर भी हमारे कम होंगे। क्वेश्चन 4, फैक्ट्स आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। फैक्ट्स में वो ये कह रहा है कि कोई नया कंपनी का एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, उसने आपका कहा कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, और उसने 2 स्टेटमेंट दिए एक मीटिंग में। एक उसने ये कहा है कि ऑडिटर तो बस लीगली रिक्वायर्ड है इसीलिए ऑडिट करवाया जाता है, वरना ऑडिट करवाने का फायदा कोई नहीं है। कह रहा है इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, बिजनेस को फायदा कोई नहीं। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है however he believes that audit helps in finding all major frauds within the company। कहता है हाँ एक फायदा होता है कि सारे फ्रॉड जो मेजर फ्रॉड्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू ऑडिट बिजनेस को में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, यानी कोई फायदा नहीं होता बिजनेस को ऑडिट का। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दी उसने कि ऑडिट से सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं, इतना को फायदा होता है। अब बताइए हमने कमेंट करना है, कह रहा है डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन व्यू पॉइंट्स को। अब बताइए कमेंट करना है एक व्यू पॉइंट पे कि दोनों पे? दोनों पे अलग-अलग कमेंट करेंगे कि इकट्ठा करने? अलग-अलग कमेंट करें। पहले किस पे कमेंट करें कि ऑडिट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस। अब बताइए क्या स्टेटमेंट सही दे रहा है? गलत कह रहा है। क्या ऑडिट कराने के कोई फायदे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वो अब हम फायदे बता देंगे, ठीक है। वो हम फायदे, क्या क्या फायदा होता है? मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। बिजनेस को सेल करने में हेल्पफुल होता है, लोन लेने में हेल्पफुल होता है, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल सामने आ जाती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाता है कि पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये फायदे होते हैं कि नहीं होते? दूसरा व्यू पॉइंट है ऑडिट हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। क्या ऑडिट से सारे फ्रॉड्स में बड़े फ्रॉड्स, मेजर फ्रॉड सामने आ जाते हैं? नहीं, ठीक है। ऑडिट सारे मेजर फ्रॉड्स डिटेक्ट, ऑल फ्रॉड डिटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरे लिमिटेशन, सिर्फ इतना मेंशन करेंगे कि लिमिटेशन भी इंक्लूड करनी चाहिए, लिमिटेशन भी लिखनी चाहिए। क्लियर हो ये बात? अच्छा, अब जो अभी थोड़ी देर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये केस स्टडीज का, इसमें नोट कीजिएगा कि मैंने जो बेनिफिट्स लिखे हैं पहले कमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, और लिमिटेशन जो लिखी हैं जो दूसरे पॉइंट में, वो सारी लिख दी हैं, कोई 3-4 नहीं लिखी। हालांकि मार्क्स के लिहाज से नॉर्मली जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें एक पॉइंट का, एक लिमिटेशन का 1 नंबर है, एक एडवांटेज का 1 नंबर नॉर्मली होता है। तो मेरे जो एग्जाम में अगर मैं होता तो जब उसने ये कहा इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, उसको बेनिफिट्स बताते हुए मैं 3-4 बेनिफिट लिखता सिर्फ। उसी तरह जब उसने ये कहा कि जी वो सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं सिर्फ 3-4 लिमिटेशन लिखता, क्योंकि मार्क्स इतना ही है। लेकिन सॉल्यूशन में आपको सारे मिल जाएंगे पॉइंट्स। आपने इसको देख, सम टाइम आईकैप के सॉल्यूशन में भी इसी तरह होता है। आपने इस तरह जब सारे पॉइंट्स होंगे इनको देख के परेशान नहीं होना कि शायद एग्जाम में सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं। नहीं, एग्जाम में आपने उनमें से 3-4 करने हैं, क्योंकि मार्क्स के लिहाज से हमने एलोकेशन करनी हो। तो फिर मैंने क्यों सारे पॉइंट्स लिख दिए? इसलिए कि अगर मैं फर्ज कीजिए लिमिटेशन में से कोई सी 4 लिमिटेशन लिखता, तो फिर आप मेरे से ये पूछते सर बाकी की 3 लिमिटेशन क्यों नहीं लिखनी, क्या वो यहाँ पे गलत हो जाती? वो क्यों गलत हो जाती? उस साइड पे चले जाते आप। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि सारे लिमिटेशंस एक्सेप्टेबल है, लेकिन इनमें से कोई भी 3 या 4 आप लिख दें तो वो ठीक है। आपको समटाइम्स जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ज्यादा कंप्रीहेंसिव होता है उस सॉल्यूशन की निस्बत जो कि एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह जैसे सिचुएशन में अगर आई कैप का आए तो सम टाइम उसमें मटेरियल कुछ ज्यादा होता है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली उससे कम रिक्वायर्ड। जी, क्वेश्चन 4 क्लियर?
चलिए असाइनमेंट को कर देते हैं हम क्लोज। प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस ये सोल्यूशन एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा क्लास से बाहर जाते हुए, ठीक है? सोल्यूशन एंड पे डिस्ट्रीब्यूट। जी बिल्कुल। देखिए इनका क्वेश्चन ये है, सुन लीजिए क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक सैम्पलिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता, वो सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन को चेक, यानी एरियाज हमने सारे वेरीफाई करने हैं। हर एरिया के अंदर हमने कुछ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, कुछ को वेरीफाई नहीं करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, हो सकता है हम किसी एरिया में 40% ट्रांजैक्शन को चेक कर लें, किसी एरिया में 50% को कर लें और किसी एरिया में 60% को कर लें। तो क्वेश्चन उनका ये है, सर फर्ज कीजिए आपने जो 60% वाली एग्जांपल दी, हम अगर 60% ट्रांजैक्शन को भी चेक कर लें तो 60% ट्रांजैक्शन को चेक करके हम 95% एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? यही क्वेश्चन आपका। देखिए इसके दो आंसर। पहला आंसर ये है कि आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सैम्पलिंग का, जो हमें ये बताता है कि हमने सैम्पलिंग करनी किस तरीके से है। उसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिनके मुताबिक अगर सैम्पलिंग करें तो हमारा सैंपल साइज कम होगा, जैसे 40, 50, 60%, लेकिन उसके बावजूद उन टेक्निक्स में खूबी है कि उसके बावजूद हम 95% एश्योरेंस दे सकते हैं क्लाइंट को। पहले दूसरी रीजन सुनिए, मैंने कहा 60% ट्रांजैक्शन। देखिए ये जो 60% ट्रांजैक्शन है, ये मैंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कहा। आपको अंदाजा होगा कि जब सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, हर ट्रांजैक्शन जो है इक्वल अमाउंट की नहीं होती। कुछ ट्रांजैक्शन है वो लाखों की होगी, कुछ ट्रांजैक्शन हजारों की होगी। तो अगर आप उनमें से 60% टॉप की ट्रांजैक्शन भी सेलेक्ट कर ले तो प्रोबेबली वो 95% ऑफ अमाउंट को कवर कर जाएंगे। इसीलिए हम सैंपल साइज कम रख के भी हम अपना रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन जी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या फर्क है? देखिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो वो फ्रेमवर्क है वो जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, और एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो है जो ऑडिटर ने चेक कर लिया है कि वाकई मैनेजमेंट ने सिलेक्शन सही की है। जब ऑडिटर चेक कर ले कि मैनेजमेंट ने जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, वो सिलेक्शन सही की है, उन्हीं 4 बेसिस पे की है जो हमने पढ़ी है। तो फिर वो बेसिस कौन सी है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर ऑडिटर चेक कर ले कि मैनेजमेंट ने वाकई इन्हीं चीजों को सामने रख के फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है, तो हम कहते हैं कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अब एक्सेप्टेबल है, इसका ऑडिट करो, ठीक है। और अगर हमें लगे मैनेजमेंट ने इन चीजों को नहीं सामने रखा बल्कि अपना कोई ऑब्जेक्टिव जैसे प्रॉफिट को सामने रख के फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया कि जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रॉफिट ज्यादा आता है वो सेलेक्ट कर लो, तो फिर हम कहेंगे ऐसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें फिर हमें ऑडिट करने की जरूरत नहीं। जी और कोई क्वेश्चन? जी कुछ देखिए एप्लीकेबल का ताल्लुक है मैनेजमेंट से, जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया। हम एज ऑडिटर मैनेजमेंट को कोई भी फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने से नहीं रोक सकते, वो मैनेजमेंट की मर्जी है, चाहे वो सही वाला फ्रेमवर्क सेलेक्ट करे चाहे गलत वाला करे, उसकी मर्जी है। हमने फिर देखना है अगर उसने सही वाला फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है तो हम ऑडिट करेंगे, अगर उसने गलत वाला फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया है हम उसे फिर कहेंगे भाई इसको चेंज कर दो, चेंज करते हैं ठीक है, नहीं चेंज करते तो फिर हम ऑडिट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज दिए शेयर होल्डर को और फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया उन्होंने टैक्स लॉस का, क्या हम ये कहें कि जी तुम्हारी मर्जी जो मर्जी कर लो, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं? नहीं, गलत है, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब शेयर होल्डर के पास जाएंगी तो वो मिसलीड हो सकते हैं, वो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ जी जी, तो वही एप्लीकेबल मैनेजमेंट ने गलत सेलेक्ट किया ना, वो मैनेजमेंट ने गलत सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो हाँ बिल्कुल जी। और
देखिए जब फ्रेमवर्क चेंज करे तो कितना टाइम लगेगा ये उन्होंने डिसाइड करना है, हमारा मसला नहीं है। उन्होंने गलत फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया था, हमने उन्हें कहा चेंज कर दो, वो चेंज करे, अब दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उनकी गलती है ना, उन्होंने पहले क्यों सही फ्रेमवर्क सेलेक्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल जाहिर है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी उसके बाद फिर हम ऑडिट करेंगे, उससे पहले तो नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन जी। ओवर ऑडिटिंग और अंडर ऑडिटिंग एक टर्म यूज की थी, वो यूं ही चलते चलते की थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओवर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा काम करना, अंडर ऑडिटिंग का मतलब है जरूरत से कम काम करना। अगर आप कोई ऐसी चीज वेरीफाई कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं है तो आप ओवर ऑडिटिंग कर रहे हैं। जी चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने कंसेप्ट स्टडी करने हैं दो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर 2 में से ट्रू एंड फेयर व्यू, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 जो है इसको डिस्कस करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, ठीक है, और रफली हमने कंसेप्चुअली इसका मतलब यह समझा था कि जो जैसी सिचुएशन है वैसी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। लेकिन कहता है यहां पे मुझे डिफाइन करके बताओ कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, क्योंकि ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर व्यू का पता होगा क्या है, तभी तो वो चेक कर सकेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। तो सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के साथ वो हमसे पूछ सकता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होगा। तो इसमें हमने 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले उसे लिखेंगे कि ये एक ऐसी टर्म है जो कहीं पे डिफाइन नहीं हुई, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफाइन किया गया है इसको, ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है, और ना ही कंपनीज एक्ट में इसको डिफाइन किया गया ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। इसीलिए इस टर्म को एक्सप्लेन करते हुए हम अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं। आपको पता है जो चीज हमें स्टैंडर्ड्स में कहीं पे मौजूद नहीं होती, कहीं नहीं मिलती हमें, तो फिर हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं। तो जब ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड में कहीं मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू को समझने के लिए हमें अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट वो हमें ये बता रहा है, कहता है नॉर्मली ट्रू का मतलब क्या होता है। ट्रू का मतलब है फ्री फ्रॉम एरर, फेयर का मतलब है फ्री फ्रॉम बायस। ट्रू मीन्स नॉर्मली, जनरली, ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम बायस। अब ये एरर और बायस में फर्क क्या है, ठीक है, ये सुन लीजिए। एरर का मतलब है कोई ऐसी गलती, ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता, जिस पे सब एग्री करते हैं ये मिसस्टेटमेंट है, इसे नॉर्मली हम नाम देते हैं फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। और बायस का मतलब होता है ऐसी गलती जो कि जजमेंट पे बेस कर रही है, इसको मिसस्टेटमेंट साबित करना मुश्किल होता है, इसको मिसस्टेटमेंट साबित करना आसान होता है। फ्री फ्रॉम एरर का मतलब क्या है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसके बारे में हर बंदा एग्री करता है ये मिसस्टेटमेंट, कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता, इसे कहते हैं फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ये मिसस्टेटमेंट है, इस पे कोई आर्ग्यू नहीं। दुनिया की कोई कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो ये नहीं कहेगी कि ये गलती नहीं है, सब मानेंगे गलती है। किसी भी बंदे से पूछ ले जिसने जरा सी भी अकाउंटिंग पढ़ी है, उसे पता है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करना मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। डेटर बैड डेट हो गए, उसकी एंट्री पास नहीं की, सबको पता है मिसस्टेटमेंट है, इस पे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा इसके ऊपर। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, जल गई, उसे एनआरबी पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, सबको पता है ये मिसस्टेटमेंट है, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होने चाहिए। दूसरा, फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। बायस का मतलब है ऐसी गलतियां जिनमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है, इनको गलती साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड ही नहीं की, ये गलती है। अच्छा, रिकॉर्ड की पिछले साल 10% थी, इस साल 5% है, रिकॉर्ड की लेकिन 5%। हमने मैनेजमेंट से कहा सर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट कम क्यों रिकॉर्ड की, उनका इसलिए कि हमारा ख्याल है कि इस साल में जो बैड डेटर बैड होंगे वो कम होंगे। अब देखें, अब पिछले साल 10% थे, इस साल 5% रिकॉर्ड की, इकोनॉमिक कंडीशन सेम है जैसी पिछले साल थे, तो असूली तौर पे हमारे लिहाज से
10% ही होने चाहिए थे, या कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता, लेकिन हाफ परवीन हो जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब क्या हम इस मिस स्टेटमेंट को साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो मैनेजमेंट कहेगी अच्छा आप बताएं फिर अगले साल कितने डेटर बैड होंगे, हम और रिकॉर्ड कर लेते हैं, पता तो हमें भी नहीं है। हमारे पास इंडिकेशन है कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है अजम्पशन, लेकिन हम उसको कंफर्म गलत साबित तो नहीं कर सकते। ये है बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां कहीं ऐसे एरियाज है जहां पे एस्टिमेट्स, जजमेंट, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, वहां पे इनएप्रोप्रिएटली चेंज करना इन चीजों को। ठीक है, मुझे बताइए यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एस्टिमेट है? मैनेजमेंट ने पिछले साल कहा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट होगी 10 साल, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली 1 मिलियन की। इस साल मैनेजमेंट ने एस्टिमेट रिवाइज कर दिया, उन्होंने कहा लाइफ होगी 20 साल और डेप्रिसिएशन कर दी हाफ। अगर तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही ना करते, एरर वाली बात होती, रिकॉर्ड की लाइफ चेंज कर दे। हम एज ऑडिटर हमें शक बढ़ गया कि लगता है ये इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डेप्रिसिएशन कम की है। हमने उन्हें कहा भाई डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड करो। उन्होंने कहा सर फिर आप बता दें ये एसेट कितने साल चलेगा, हम उस हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्या हमें पता है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में कितने साल एसेट चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है यहां पे मैनेजमेंट क्या हो गई? बायस्ड हो गई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एरर होने चाहिए ना बायस्ड होने चाहिए। वो आपने एक बड़ा पुराना लतीफा सुना होगा कि किसी उस्ताद ने सजा देनी थी शागिर्द को, उसने कहा ऐसा सवाल पूछता हूँ कि इसका जवाब ही ना दे सके, ना बताओ तुम्हारे सर पे कितने बाल है? शागिर्द भी किस उस्ताद का था, कहने लगा सर 5,78,335। उस्ताद कहता तुम्हें कैसे पता? कहता गिन के देख लो। उसे भी पता है कि उस्ताद नहीं गिन सकता। अब अगर ऐसे एरियाज जो कि फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हैं, एस्टिमेट, जजमेंट, अनसर्टेन, मैनेजमेंट उन पे बायस हो जाती है और ऊपर नीचे कर लेती है, क्या ऑडिटर उसको गलत साबित कर सकता है? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को भी पता है कि ऑडिटर ने जुम्मी थोड़ी है किसे पता चल जाए एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसीलिए याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू का मतलब फ्री फ्रॉम एरर, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। फेयर का मतलब फ्री फ्रॉम बायस, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए प्रैक्टिकली ये वाली मिसस्टेटमेंट तो हम बड़ी आसानी से डिटेक्ट करके करेक्ट करवा लेते हैं, इनमें क्लाइंट से लड़ना झगड़ना पड़ता है। क्लियर होगी? आखिरी बात वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती है। कहता है बहुत आसान, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर होंगी, इसका मतलब है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये 2-3 सेंटेंसेस बोल रहा हूं, इनका मतलब एक ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared in accordance with applicable financial reporting framework. Financial statements give true and fair view. Financial statements are free from material misstatement. इनका मतलब एक ही है सबका कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ट्रू एंड फेयर व्यू? भाई जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं बनेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है बताइए? पढ़ा है? ये होता क्या? ये फ्रेमवर्क है। अच्छा बताइए, प्रैक्टिकली भी सीखते रहे ना चीजें। पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? शाबाश, IFRS। लेकिन जहन में रखिएगा, क्या इंटरनेशनल कोई रूल है? एज इट इज हमें फॉलो करना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें पाकिस्तान में IFRS भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है। वो आपने 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल के बारे में शायद सुना होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए है। तो बहरहाल ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल। क्लियर हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ठीक है, 3 पॉइंट बताने हमने। पहले कहीं डिफाइन नहीं है, दूसरा ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम बायस, और तीसरा फाइनेंशियल्स में कब ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। जी रीडिंग कर लीजिए अब।
जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? हो गई रीडिंग? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जी। 1 2 1। ऑडिटर क्या करेगा अगर डिफरेंस आ जाता है? ऑडिटर की जजमेंट कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट की जजमेंट कुछ हो रहा है, डिफरेंस आ जाए क्या करेगा बताइए? ऑडिटर किसकी जजमेंट के हवाले से रिपोर्ट देगा? मैनेजमेंट की कि अपनी? अपनी जजमेंट के हवाले से। ठीक है, वो तो रिपोर्ट अपनी। अच्छा, अब मैनेजमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहां देगी? क्या ऑडिट रिपोर्ट में आएगा मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं आएगा। तो आपको याद होगा, हाँ लॉ में आपने पढ़ा था, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मैनेजमेंट फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देनी है। और कोई क्वेश्चन? स्टडी टीम में क्या कह रहा है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। वो कहता है इनका मतलब एक ही है, ये डिफरेंट टर्म्स है। पाकिस्तान में जो ज्यादा टर्म यूज होती है वो गिव ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो हम क्लास में यूज करते हैं नॉर्मली। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, 3 पार्टी रिलेशनशिप है। कौन कौन सी? मैनेजमेंट, ऑडिटर और शेयर होल्डर। मुझे बताइए कि एक ऑडिट होने में, कंप्लीट अच्छा ऑडिट होने में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पार्टी है कि हर पार्टी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्टी। और नेक्स्ट हमारे जो 3 कंसेप्ट होंगे उनमें हम इन तीनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। क्या है कि एक ऑडिट कंप्लीट होने में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शेयर होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे तीनों कंसेप्ट इन्हीं तीनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में पहली पार्टी हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट। कहते हैं मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ऑडिटर ने नहीं करनी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तभी प्रिपेयर होंगी जब मैनेजमेंट ने एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी डिजाइन इंप्लीमेंट किया होगा। तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कहा फॉर सच इंटरनल कंट्रोल विच इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लगाए। इसलिए कि अगर इंटरनल कंट्रोल, हालांकि इंटरनल कंट्रोल पे हमने ओपिनियन नहीं देना होता, आपको पता है हमने अपनी रिपोर्ट में, लेकिन अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही वाली बन रही होगी। इसलिए उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी लगाई कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल भी बनाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है फॉर सच इंटरनल कंट्रोल विच इज नेसेसरी टू प्रिपेयर रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोवाइड ऑडिटर इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो ऑडिट कर सके। उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कह रहा है?
एक तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन खुद से बता दो जो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पे अगर ऑडिटर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे कोई अपनी तरफ से, वो भी ऑडिटर को प्रोवाइड कर दो। और अगर ऑडिटर कहे मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करो एम्प्लॉइज तक, मैंने कुछ एम्प्लॉइज से मिलना है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, तो वो एक्सेस भी प्रोवाइड करने चाहे। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैनेजमेंट के या डायरेक्टर्स की भी, क्योंकि उनकी भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्स, कीवर्ड सिर्फ यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल और ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैनेजमेंट का अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, ये कहलाता है प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब है किसी भी चीज की फाउंडेशन। ये जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मैनेजमेंट जब तक अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करती, एक्नॉलेज नहीं करती, अंडरस्टैंड नहीं करती, याद रखें हम ऑडिट नहीं कर सकते। ये हमारे ऑडिट की बेसिक्स हैं, इनके बगैर ऑडिट नहीं होता जब तक मैनेजमेंट ये काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए हम ऑडिट अपॉइंट हुए, मैनेजमेंट के पास गए, हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट कहे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाई हमने, आप बिस्मिल्लाह करके ऑडिट शुरू करें। क्या ऑडिट शुरू कर सकते हैं भाई? इधर ही आमीन कर लेते हैं, ठीक है। ऑडिट कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बगैर तो ऑडिट थोड़ी शुरू हो सकता है, ऑडिट नहीं हो सकता फाइनेंस। तो क्या बताइए, मैनेजमेंट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, पूरा नहीं करती, ऑडिट हो सकता है? नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमारे सामने रख दी, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछा सर ये इन्वेंट्री 50 लाख की पड़ी हुई है, बताइए किस गोदाम में पड़ी है, जाके हम फिजिकली चेक करें। मैनेजमेंट कहे ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, ये तो कॉन्फिडेंशियल है आपसे। क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कहेंगे हम किसी को और आगे आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, पर हमें तो बताए ना, फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट पूछ रहे हैं आपसे। हमने कहा डेटर्स हैं आपके 75 लाख के, इसमें से बताइए मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं, बी से कितने लेने हैं, सी से कितने लेने हैं, उनके एड्रेस और फोन नंबर भी हमें दीजिए ताकि हम उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सके उन्होंने आपको ये पैसे देने हैं कि नहीं, बाकी जेन्युइन है कि नहीं। मैनेजमेंट ने कहा जी हम आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब बताइए अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, क्या हम डेटर्स को वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान में रखिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मैनेजमेंट की इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम प्रीमाइज ऑफ ऑडिट कहते हैं कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि वो ये काम करेगी। और हमें वो स्टैंडर्ड में कहते हैं आगे, वो कहते हैं अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड करे, मैनेजमेंट आपसे कह दे ठीक है सर हमारी ये जिम्मेदारी है, हम पूरा करने को तैयार है, पूरा करेंगे, फिर आप ऑडिट शुरू करें। और अगर इनमें से कोई 1, 2 या 3 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है हमने पूरी नहीं करनी, तो क्या हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? मैनेजमेंट अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, मैनेजमेंट के हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे, क्या ऑडिट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए प्रीमाइज अगर हो प्रेजेंट तो हमने फिर ऑडिट को एक्सेप्ट करना है, वरना ऑडिट नहीं करना। प्रीमाइज का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपनी इन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे, अंडरस्टैंड करे, माने और हमें कहे कि हम ये पूरी करने को तैयार है। देखिए 2 टर्म्स है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, वो ये 3 है। एक है प्रीमाइज ऑफ ऑडिट, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। मैनेजमेंट का इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानना, एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, ये है प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। फर्क समझ आया? मैनेजमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 3, मैनेजमेंट का इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानना, एक्सेप्ट करना, ये प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। जिस तरह हमारा रूल था ना वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट एक्सेप्ट करना, वरना नहीं करना। उसी तरह अगर प्रीमाइज है तो ऑडिट एक्सेप्ट करना है, वरना ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। कुछ समझ आई बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन कितनी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा फॉर सच इंटरनल कंट्रोल व्हिच इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा टू प्रोवाइड ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? रेलिवेंट, खुद से बता दो। एडिशनल, जो ऑडिटर पूछे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इसका क्या मतलब है? एडिशनल इंफॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, पता चला पिछले साल की निस्बत इस साल सैलरीज एक्सपेंस डबल हो गया। ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा कि बताइए इस साल एक्सपेंस डबल क्यों? उन्होंने कहा सर इस साल हमने नए एम्प्लॉइज हायर किए हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। ऑडिटर कहने लगा अच्छा
ऐसा करें मुझे फिर इन एम्प्लॉय से मिलवाएं, मैं देखूं वाकई फिजिकली काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं बोगस एम्प्लॉयज तो नहीं है कि एम्प्लॉयज काम कर कोई नहीं रहे, आपने रिकॉर्ड कर लिया उनकी सैलरी एक्सपेंस। अब बताइए अगर ऑडिटर कहता है कि मैंने एम्प्लॉयज को जाके मिलना है, चेक करना है फिजिकली मौजूद है कहीं बोगस तो नहीं, क्या मैनेजमेंट को ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉयज प्रोवाइड करनी चाहिए ऑडिटर को? बिल्कुल करनी चाहिए, इसके बगैर तो ऑडिट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? दो कंसेप्ट आगे सिर्फ बताने हैं। पहला कंसेप्ट, आपने काउंटिंग में गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ी है? क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए गोइंग कंसर्न अजम्पशन को भी सामने रखे? वो किधर है? वो तो नहीं है। क्या आपने काउंटिंग में सब्सीक्वेंट इवेंट के बारे में पढ़ा है कि मैनेजमेंट ने ये एंड के बाद जो सब्सीक्वेंट इवेंट होते हैं एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट या डिस्क्लोज करना है? क्या सब्सीक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करके एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किधर है? नहीं लिखी हुई। क्या कंपनी के अंदर फ्रॉड जो है उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर की है? मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट की कंपनी है ना, फ्रॉड उसने रोकना है। ऑडिटर तो 2-3 महीने के लिए आता है साल के बाद, पूरा साल तो मैनेजमेंट रहती है। फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किधर है? एक लफ्ज है रिलेटेड पार्टीज, कभी सुना है आपने? आप अभी फिलहाल सिंपल कंसेप्ट रखने के लिए बता रहा हूं। लॉ में आपने जब पढ़ा था ना एसोसिएटेड कंपनी, समझ लीजिए ऑडिट में उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। थोड़ा सा फर्क है लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहा हूं। ऑडिट में उसको क्या कहते हैं? क्या कंपनी की जो सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी वगैरह एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ये रिलेटेड पार्टी है ना, इनके साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन चलती हैं कि नहीं चलती? चलती हैं। रिस्क होता है कि ये ट्रांजैक्शन हो सकता है आर्म लेंथ बेसिस पे ना रिकॉर्ड की गई हो। आर्म लेंथ, जिस तरह हम अपने अब मार्केट में मोबाइल बेचेंगे, मार्केट रेट पे बेचेंगे, भाई को बेचेंगे तो शायद थोड़ा कम कर दें, आर्म लेंथ में ज्यादा पैसे लें। हाँ, छोटा भाई होगा तो ज्यादा पैसे लेंगे उससे, बड़ा हुआ तो हो सकता है फ्री में देना पड़े। तो उसी तरह कंपनी की जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होती है, रिस्क होता है, हो सकता है वो आर्म लेंथ बेसिस पे ना हो। तो स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि वो भी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है, ताकि यूजर को पता चल जाए आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। रिलेटेड पार्टी वाली बात का क्या वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है। इधर किधर? इधर नहीं आ रही। तो फिर सुन लीजिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फ्रॉड, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिलेटेड पार्टीज, इन सारे एरियाज पे काम करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहां नहीं आ रहा, क्यों? रीजन सुन लीजिए। इसलिए कि ये सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटियां स्पेसिफिक एरियाज की हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी है ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? स्पेसिफिक एरिया के लिए। दोनों में फर्क है। और वो बात जिसके लिए 5 मिनट का ये बेस डेवलप की है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया ना, एक्सप्लेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहां तक आपने पढ़ के फौरन खुश होना है, ये तो मुझे आता है और तीनों छाप देनी है। ऐसे नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। अगर तो क्वेश्चन यहां तक है ना, एक्सप्लेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिलेटिंग टू ऑडिट, एरिया स्पेसिफाई नहीं कर रहा आगे कोई, यही लिखेंगे। लेकिन अगर वो कहता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, रिलेटिंग टू फ्रॉड, रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट, रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज, तो फिर याद रखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएंगी, फिर वो वाली स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जो आगे हम उन एरियाज में जाके बढ़ेंगे। ये बात समझ आई? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक, वो एरिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये ना आगे चल के मैं आपको पढ़ाने लगूं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, आप कहें नहीं नहीं सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये देखें ये 3 पॉइंट, वो ओवरऑल है। फिर आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि सर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कुछ और बढ़ा दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कुछ और बढ़ा रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं होंगे, दोनों में फर्क है। क्लियर होगी यहां तक बात? चले, अब आपने घर जाके रीडिंग करनी है, लेकिन एंड पे सिर्फ एक वाक्य छोटा सा सुन लें, 2 मिनट सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं। अभी तक सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। पेपर हुआ, स्टूडेंट आया मेरे पास बहुत खुश, कहने लगा सर हमने सारी चीजें याद की थी, पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है एज इट इज छाप दिया 100%। मैंने कहा अच्छा 100% छाप दिया? सर 100% छाप दिया।
मैं कहा कौन से वाला क्वेश्चन? कहता है क्वेश्चन आ गया प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। ये प्रीमाइज ऑफ ऑडिट पढ़िए जरा, ये नीचे स्टडी टिप में लिखा हुआ है, ये एक दफा पढ़िए प्रीमाइज ऑफ ऑडिट, देखिए समझ आती है बात आपको, अंडरस्टैंड वाले, एक्नॉलेजमेंट वाले। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट डेफिनेशन नजर आ गई, पढ़ ली? क्या लगा सर 100%? मैंने कहा कैसे? कहता है एग्जाम ने 3 नंबर का पूछा था, उसने प्रीमाइज ऑफ ऑडिट बताओ, तो मैंने क्या लिखा? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट मींस मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी एज डिस्क्राइब्ड अबव। 100% रटा तो ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा ऐसे ही लिखा है? बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। मैंने कहा शाबाश। बताओ ये स्टूडेंट पास हुआ होगा कि फेल? फेल। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने जब पेपर देखा होगा उसने कहा रिस्पांसिबिलिटी एज अबव, उसने पहले ऊपर देखा होगा, रिस्पांसिबिलिटी नजर है, फिर एग्जामिनर ने कहा होगा शायद नीचे 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 भी देखा होगा रिस्पांसिबिलिटी, उधर भी कितने नंबर दिए होंगे? 0। तो जहन में रखिएगा, हमने एग्जाम के क्वेश्चन में 100% रट्टा नहीं लगाना होता, थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल कर लेनी होती है। अहम बात बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अहम बात लिख ले तो अच्छी बात है। हमने एग्जाम में क्वेश्चन को वैसे प्रेजेंट नहीं करना जैसा हमने याद किया हुआ है, बल्कि वैसे प्रेजेंट करना है जैसा एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। फिर सुन लें, हमने एग्जाम में क्वेश्चन वैसे प्रेजेंट नहीं करना जैसा याद किया हुआ है, बल्कि वैसे प्रेजेंट करना जैसे। तो अब बताइए अगर आप हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करें? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? दैट मैनेजमेंट acknowledges and understands its responsibility for preparation of financial statements, internal control और provide information। क्लियर हो गई बात? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।